बात अब हम करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट होने वाला है? आसिम मुनीर सत्ता का पूरा चार्ज लेने की तैयारी में है, क्योंकि पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर में ये चर्चा इस वक्त पीक पर है कि किसी भी वक्त शहबाज शरीफ की कुर्सी जा सकती है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद ने दावा किया कि मुशर्रफ की राह पर आसिम मुनीर चल पड़ा है, राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश पाले बैठा है। पाकिस्तानी फौज की मदद से सत्ता का पूरा समीकरण सेट करना चाहता है। क्या पता क्या होने जा रहा है। आप ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? जो भी होने जा रहा है या हो सकता है, एवरी डे इज नॉट संडे। नो, इट्स नॉट ए संडे, इट्स नॉट ए हॉलीडे। एनीथिंग कैन पॉसिबल इन दिस कंट्री। हुकूमत बनाने और तोड़ने का फैसला कहीं और होता है। छोड़ पड़े इस मुल्क को, ये दिनों की बात होती है, इक़्तिदार का खेल है। मुल्क में क्या है जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है, ये सफा बता। इस तरह सुबह मेरे पास पेंसिल नहीं है, यहाँ पे दस्तखत कर शब्द करने हैं शहबाज शरीफ ने, उसने यही करने हैं दस्तखत। उसने नहीं पढ़ना कि फरिया ने क्या लिखा है। ओके, उसने ये नहीं देखना कि फरिया अदरीस ने क्या लिखा है, उसने दस्तखत करने हैं। जब मुशर्रफ आया तो नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में का ख्याल था कि एवरीथिंग इज ऑलराइट, और सुबह जब हुई तो मैं क्वाटी चप्पल पहन के बाहर बैठा सिगार पी रहा था। इतने में वो आए, उन्होंने हैंड्स अप करा लिए सबको। तो मेरा सिगार आखिरी हिस्से में था। मुझे कहते हैं आप क्यों शेख साहब बैठे हुए हैं, किस खुशी में? मैंने कहा हो क्या गया है? उन्होंने कहा आपको नहीं पता क्या हो गया? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या हो गया। कहे उठे खड़े हो, जगह मेजर हारून, सेंड हिम लाल हवेली। शेख साहब मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। सीजन आप हैं, इतना देखा। खान साहब की हुकूमत जा रही है, ये बताया था आपने उनको? बिल्कुल बिल्कुल। तो किस महीने बताया आपने उनको? 8-10 दिन ही पहले बताया मैंने। तो भाई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा कि खान साहब यानी इमरान खान को भी बता दिया था 8-10 दिन पहले कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, जिन्होंने ये भी बता दिया था कि भाई परवेज मुशर्रफ ने कैसे टेक ओवर कर लिया, वो आज फिर ये बता रहे हैं कि स्थिति वैसी ही दिखाई दे रही है। बहुत कुछ बदलने जा रहा है पाकिस्तान में। सर बदलने जा रहा है, तख्ता पलट होने जा रहा है। मीनाक्षी जी, मुझे एक चीज बताइए, क्या किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के अंदर है उसने अपने पूरे 5 साल किए हैं आज तक? ये तो बड़ा सवाल है, नहीं इसका जवाब पूरी दुनिया जान रही है। बिल्कुल नहीं। और 1958 में अयूब आए, 1977 में जिया आए और 1999 में मुशर्रफ आए। तो कहीं ना कहीं जब उनका दिल करता है, वो कहता है कि अब बहुत हो गया हम लोअर लेवल का काम करते हुए, अब मुझे पूरे देश को रन करना है, डायरेक्टली रन करना है, तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और साथ में बात ये करते हैं करप्शन की। लेकिन आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो अभी इस इंटरव्यू में बताई गई कि जब शहबाज शरीफ को बुला के ये नहीं पूछा जाता कि क्या लिखा जाए, ये बोला जाता है यहां पे साइन करो। और तीसरी चीज जो बड़ी अहम है, वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में थ्योरेटिकली, टेक्निकली एक आर्मी जनरल को प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर सकता है। आज तक हुआ नहीं है, होगा भी नहीं, लेकिन टेक्निकली कर सकता है। लेकिन एक फील्ड मार्शल को वो नहीं कर सकता, और फील्ड मार्शल फॉर लाइफ है, उसके ऊपर कोई जुडिशियल प्रोसेस भी नहीं हो सकता। और अगर वो फील्ड मार्शल है तो वो बेवकूफ है अगर वो आके पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बनना चाहे। ये फिर ईगो की वजह से बनना चाहेगा। उसके लिए तो बेस्ट चीज है, दिखाने के लिए एक है सिविलियन गवर्नमेंट जो उसके पास आके रोज साइन ले लेती है, और करने के लिए सब कुछ वो रन करता है, और अकाउंटेबिलिटी भी कुछ नहीं है। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो हर चीज की अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर होगी। अगर मेरी बात ये सुन रहे हैं आसिम मुनीर, तो समझ लें कि बेहतर है कि पीछे से रन करना, ना कि प्रेसिडेंट बन जाना। तो रन तो अभी भी कर ही पा रहे हैं हर्षवर्धन जी, ऐसा तो है नहीं कि मौका नहीं है, सब यही चला रहे हैं, करता धरता यही बने बैठे हैं। लेकिन फिर भी पूछती हूँ कि क्या पाकिस्तान में बड़ा होने वाला है कुछ? क्या फील्ड मार्शल खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? देखिए मीनाक्षी, कितना भी पावर हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन फील्ड मार्शल ही है ना, राष्ट्रपति तो नहीं कहा जा रहा है ना। इतिहास में दर्ज तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही होता है। तख्ता पलट इसीलिए होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पीछे से चला सकते हैं सत्ता, लेकिन खुद उस सत्ता पर बैठना, उसका महत्व होता है। तो और आसिम मुनीर की जो महत्वाकांक्षा है वो वही है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भले ही अपनी लंच टेबल पर बिठा लिया, लेकिन दुनिया का कौन सा देश उनको राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर बात करेगा या उनके साथ कोई समझौता करेगा?
तो इन दोनों का अंतर समझना चाहिए। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि असीम मुनीर की वो महत्वाकांक्षा है कि वो तख्ता पलट करें, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे। कितना उनके लिए वो संभव हो पाएगा, वहां की जो स्थितियां हैं वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल बैठना चाहेंगे। जो भी व्यक्ति वहां ये करता दिखा है पहले से अभी तक, वो इसी वजह से करता दिखता है। हाँ जी जी। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी तख्ता पलट पहले हुए, चाहे वो अयूब खान का हुआ हो, चाहे उसके पहले जियाउल हक का हुआ हो कि जब उन्होंने बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा पर लटका दिया था, या परवेज मुशर्रफ का रहा हो जब उन्होंने नवाब शरीफ से उनका पंगा हुआ था और नवाब शरीफ ने उनके प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया था, उसके बाद तख्ता पलट हुआ था। तो उस समय सेना के बीच में और सरकार के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। अब यहाँ तो जो सेना प्रमुख है, सरकार उनके सामने तो घुटनों पर बैठी हुई है। और आसिम मुनीर को अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डिनर पे बुलाते हैं तो वो जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कि भाई असली ताकत किसके पास है, कौन वो देश चला रहा है। इसलिए ट्रम्प ने एक सेना प्रमुख को अपने साथ डिनर पे बुलाया था। और मुझे लग रहा है कि वो जल्दी नहीं करेंगे। हाँ, पाकिस्तान में विद्रोह होगा, सैनिक विद्रोह नहीं होगा, जनता का विद्रोह जरूर होने वाला है कि जिस तरीके से वहां पे महंगाई बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, करप्शन अति हो चुका है। इमरान खान की पार्टी के लोग अब जो तैयारी कर रहे हैं, और 5 अक्टूबर को तो इमरान खान का जन्मदिन है, और पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी ने कहा है, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने, कि 5 अक्टूबर को इमरान खान के जन्मदिन के दिन हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो क्या 5 अक्टूबर से पाकिस्तान के अंदर कोई जनता विद्रोह करने की स्थिति में आने वाली है? वो सबसे बड़ी चुनौती सेना प्रमुख के सामने होगी। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल वो सेना प्रमुख तख्ता पलट नहीं करेंगे। जब उनको बनना होगा, वो किसी भी समय, चाहे वो वहां के प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां के राष्ट्रपति बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी हो, उन्हें वो कभी भी हटा सकते हैं और बन जाएंगे। फिलहाल वो नहीं, फिलहाल वो अपने जिस पोस्ट पे उसका आनंद ले रहे हैं, पूरी सरकार और देश चला रहे हैं। और मुझे लग रहा है अभी सत्ता जो परिवर्तन है, तख्ता पलट, वो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक क्विक कमेंट विजय जी, आपका भी बिलावल भुट्टो को भी प्रधानमंत्री बनाने की मांग चल रही है। उसी की मैं चर्चा करने वाला था कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है जी। एक तरफ तो इमरान खान की जो पार्टी है वो सड़कों पर उतर के आने की तैयारी कर रही है। अभी तो कल हम लोगों ने चर्चा ही की थी कि उनके दोनों बेटे लंदन से यहाँ आने वाले हैं, और वो जो पार्टी है PTI वो पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। दूसरी तरफ एक और फेवरेबल बात होगी कि जो PPP है, बिलावल भुट्टो जहाँ से हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने की एक्सरसाइज हो रही है, और ये एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आसिफ जरदारी छोड़ दे और बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो ये सारी स्थितियों को आप ध्यान कीजिए। और मैं बताऊँ कि जब परवेज मुशर्रफ का पर सत्ता परिवर्तन किया था, तख्ता पलट किया था, तो 12 अक्टूबर 1999 की शाम थी वो। तो जब 5 बजे वो प्लेन से उतर रहे थे, दुबई से उनका प्लेन आ रहा था, 192 पैसेंजर उसमें थे, और नवाज शरीफ ने उस प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया था, और उनके उतरने से पहले उन्होंने उनको हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था, और नया सेना प्रमुख भी बना दिया था। और फिर जब वो उतरते हैं तो फिर कैसे तख्ता पलट करते। तो नवाज शरीफ तो फिर भी पाकिस्तान के एक बड़े कद्दावर नेता थे। शहबाज शरीफ का नाम आप बताते तो मुझे पता पड़ता है कि वो नेता है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। तो उनका कद में और उनके कद में बहुत फ़र्क है। और मुनीर साहब का तो वैसे भी अभी बड़ा हुआ है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट उनके साथ हुआ है ट्रम्प साहब के साथ, तो वैसे ही कद थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और जाहिर है कि वहाँ पर हमेशा ही इस तरह के जो जनरल होते हैं उनकी इच्छा होती है कि राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनकर वो मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है यदि वहां पर सत्ता पलट, मतलब पहले जो तख्ता पलट थे वो भले ही थोड़े मुश्किल थे, अभी अगर तख्ता पलट हो भी जाएगा तो वो बड़ी आपसी अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। वैसे तो सरकार उनके पास ही है, तो ज्यादा आपको लगेगा भी नहीं कि तख्ता पलट हुआ है। अब खबर जरा देश की कर लेते हैं, और देश के राज्य बिहार की कर लेते हैं, जहां चुनावी बिगुल बजने वाला है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी फाइट है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर इस वक्त गठबंधन को चैलेंज कर रहे हैं, जिसके लिए वो खुद को वोट कटवा भी बोलने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जन स्वराज पार्टी वोट काटने वाली पार्टी है, वो इससे इनकार नहीं करते हैं। जो आरजेडी और बीजेपी दोनों का वोट काटेगी, उन्हें साफ कर देगी। राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया है, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है, तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा।
प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं आरजेडी के भी वोट काटेंगे, बीजेपी के भी वोट काटेंगे। वोट कटवा पार्टी कहने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। वो खुद डंके की चोट पर कह रहे हैं हाँ हम वोट कटवा पार्टी हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन क्या वाकई में उतने वोट वो काट पाएंगे जितना मतलब वो दावे के साथ कह रहे हैं? नहीं मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये तो सामने आएगा जब चुनाव हो जाएंगे, लेकिन चुनाव के पहले ऐसा वातावरण वो बना पा रहे हैं क्या? तो मुझे लगता है वातावरण तो वो बना रहे हैं। कहां तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो अलग बात है। और जब आप इस तरह से कहते हैं कि हाँ हम वोट कटवा पार्टी हैं, दोनों को वोट काटने जा रहे हैं, तो उनके साथ जो समर्थक खड़ा है अब वो थोड़ा और जिसको कहे ना कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप दबे दबे से कहते हैं कि अच्छा नहीं हमको कुछ वोट मिल जाए, सामने आप कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो किसी का वोट नहीं काट रहे, तो ये दोनों रणनीति समझिए। ये इससे ये भी समझ में आता है नेता के तौर पर प्रशांत किशोर कितना स्थापित होंगे, लेकिन रणनीतिकार तो वो बड़े हैं, रणनीति बनाते रहे हैं दूसरी पार्टियों के लिए, तो अपनी पार्टी के लिए भी, अपने लिए भी वो अच्छी रणनीति बना रहे हैं। और इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि या तो अर्श पर या फर्श पर, यानी या तो 5-10 सीट और या तो बहुत ज्यादा। तो इससे क्या होता है कि समर्थक जो होगा उनका, या उनके पास आते आते उसको लग रहा हो कि अरे इसको कितना वोट मिलेगा, क्या ये तेजस्वी या भाजपा के सामने कहीं खड़ा होता है, तो उसको भी ये मन में आ सकता है कि अच्छा ठीक है अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब एक करंट है। तो उन दोनों चीजों को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर रणनीतिक तौर पर बहुत ठीक जा रहे हैं, अपना एजेंडा सही से बिहार के लोगों के सामने रख पा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं ये पूछती हूँ विजय जी, किसके वोट ज्यादा काटेंगे? बीजेपी के ज्यादा काटेंगे या आरजेडी के ज्यादा काटेंगे? नहीं, अभी तो वो लड़ाई तेजस्वी से लड़ रहे हैं। औपचारिक तो मतलब देखा जाए तो उनकी मोटी लड़ाई तेजस्वी के साथ है, तो जाहिर है उन्हीं के वोट ज्यादा काटेंगे। और अभी तक तो ये साफ करने में भी वो आप इसे थोड़ा बढ़ाएंगे कि क्यों ये तेजस्वी के खिलाफ की लड़ाई ज्यादा है? नहीं, वो जो उनका पूरा कैंपेन है वो नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो है ही नहीं। तो ज्यादातर लोग वहां मानते हैं कि वो जैसे खुद भी कह रहे हैं कि भाई सब लोग कहते हैं हमें बीजेपी ने फिक्स किया है। वो तो ओवैसी जी के लिए भी कहते रहे हैं कि बीजेपी ने फिक्स किया। हाँ, लेकिन तेजस्वी जी के लिए उनकी लड़ाई सीधी तेजस्वी से है और वो समझते हैं कि उस पर कैसे काम किया जा सकता है। अभी वो एक नए कोalition में भी जाने वाले हैं कि कुछ कोalition बदलने वाला है जो बिहार के सत्ता समीकरणों को बदलेगा, और वो उस समय असल में वोट कटवा हो पाएंगे कि दोनों तीनों और जो गठबंधन है उसको मिलकर वो कर पाए। और फिर बीजेपी के साथ, और उसमें समझ लीजिए वोट बैंक क्या है, पांडे जी का वोट बैंक यादव जी के खिलाफ है ना, बीजेपी के खिलाफ तो उनका वोट बैंक नहीं है ना, सेम वोट बैंक है। तो वो वहाँ नहीं जा रहे, उस लड़ाई को वो समझते हैं कि यहाँ से यादव साहब के जो वोट है, तेजस्वी जी के वोट है, वो पांडे जी कुछ हासिल कर लें और एक सत्ता समीकरण को बदले। लेकिन अगले महीने भर में आप देखेंगे कि प्रशांत जी किसी नए राजनीतिक संगठन पार्टी के साथ भी एक बड़ा गठबंधन करने वाले हैं और उससे उनकी ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी। और ये बात ठीक है कि जब वो इस तरह से भी कर रहे हैं तो कार्यकर्ता में तो उत्साह बढ़ता ही है लगातार, और जब वोट कटवा होते हैं तो बीजेपी का भी वोट कटेगा ही कहीं ना कहीं। तो कुछ देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और मैं ये बात नहीं मानता कि भाई कोई वोट कटवा है। भाई पहली बार चुनाव लड़ रहा है वो, कई बार कई राजनीतिक दल ऐसे जो पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें वोट कटवा कहा जाता है, बाद में वो राजनीति में एक अपना स्थान ग्रहण करते हैं और सत्ता में आते हैं। बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ना शुरू किया था तो लेफ्ट पार्टी, ये तय मान के चल रहे हैं कि उनके विधायक जीत कर आने वाले नहीं हैं, वो मतलब विरोधी दलों के वोट काट लेंगे। नहीं, क्यों जीत के नहीं आ सकते? बिल्कुल जीत के आ सकते हैं। ये कह देना कि इनके विधायक जीत कर नहीं आएंगे, मुझे लगता है एक मिनट आ जाएंगे जीत के। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये हम क्यों कहें, और क्योंकि वो स्वयं उन्होंने वोट कटवा कहा, नहीं समीर जी जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि वोट कटवा तो किसी के लिए कहना ही नहीं चाहिए, तो पार्टियां एक दूसरे के लिए कहती हैं, वो रणनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से जन सुराज के लिए गाँव जा रहा है, जिस तरीके से वो जन समर्थन मिल रहा है, जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो विकल्प के रूप में अपने आपको पेश कर रहे हैं कि भाई आपने 20 साल नीतीश कुमार को देखा है, आपने 15 साल लालू का जंगल राज देखा है, और मैं अब एक विकल्प के रूप में आपके सामने आ रहा हूं। तो अगर जनता को लगेगा कि भाई इनसे बेहतर अगर प्रशांत किशोर का उम्मीदवार है और प्रशांत किशोर से जनता को कुछ उम्मीद लगेगी कि जन स्वराज उनके जीवन में कोई परिवर्तन ला सकती है, तो कुछ जगह अगर अच्छे उम्मीदवार हैं तो मुझे लग रहा है कि वो सीट जीत भी सकते हैं। और हो सकता है कि इस बार अगर वो 2020 के चुनाव में कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं करे तो आने वाले 5 साल के बाद 2025 का विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ताकत के रूप में उभर कर आए। जी, मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ। अब देखिए कि वोट कटवा खुद को कह लेने से उनकी सीट आ जाएगी, वो ज्यादा विधायक चुनकर ले आएंगे, या फिर बीजेपी को या आरजेडी को या किसी और पार्टी को बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा, वो आगे की बात है।
लेकिन इस वक्त जो बिहार की सिचुएशन है उसमें 100% वहां की मौजूदा सरकार यानी कि गठबंधन की सरकार को डेंट लग रहा है, क्योंकि मसला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। हम इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारी टीम हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। हम बहुत देर से ये सोच रहे थे कि हम किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति से भी बात करें इस विषय पर, अहमदाबाद प्लेन हादसे पर आई है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर, जो अभी भी प्लेन उड़ाते हैं। और राजीव प्रताप रूडी जी, आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। इस पूरी रिपोर्ट से एक ही सवाल बार बार मन में पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजन के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ चले गए, ये रिपोर्ट कह रही है। देखिए, ये बात सच है कि विमान पट्टी से उड़ा, और ये बात सही है कि जिस गति की आवश्यकता थी उस विमान को वो गति आसमान में प्रवेश करने के लिए प्राप्त हुआ, और ये विमान 180 नॉट के गति तक पहुंचा। इसका मतलब है कि विमान जब इस समय ड्रीमलाइनर 787 आसमान में प्रवेश किया तो उस समय सभी मानक सही थे और वो एक्सेलरेशन मोड में था। इसके पश्चात जो तथ्य AIBB के रिपोर्ट में है कि इसमें ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU स्टार्ट होने लगा और साथ साथ रैट डिप्लॉय हुआ। जब किसी बोइंग विमान में ये दो चीजें होती हैं तो इसके पीछे एक ही प्रमाण आता है कि दोनों इंजन फेल करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बोथ द इंजन्स फ्लेम आउट। तो ये बात सत्यापित है और AIBB ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इस विमान के दोनों इंजन फ्लेम आउट कर गए, यानी कि इंजन बंद हो गए। ऐसे परिस्थिति में जब कप्तान ने अपने इंजन के पावर, और कैप्टन सब्रवाल एक बहुत ही प्रशिक्षित, समझदार और अनुभवी कप्तान थे, जब उन्होंने ये परिस्थिति देखी, क्योंकि वो इस यात्रा के दौरान पायलट मॉनिटरिंग थे, यानी कि कमांडर भी कई बार विमान ना उड़ाता है, वो मॉनिटर करता है और फर्स्ट ऑफिसर पायलट फ्लाइंग होता है। तो ये लोग अपने दिमाग से बिल्कुल अलग कर दें कि सिर्फ कमांडर ही प्लेन उड़ाते हैं और बाकी बैठ के बाकी कागजी कार्रवाई करता है। दोनों विमानों के कप्तानों के क्वालिफिकेशन या अनुभव पर्याप्त है कि विमान को आसमान में सही ढंग से उड़ा सके। इसके पश्चात जब उन्होंने ये देखा होगा, उन्होंने निश्चित रूप से स्विच कंट्रोल के बारे में जानना चाहा और दूसरे कप्तान ने उनको ये बता दिया कि ये विषय ये बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद जब कप्तान ने ये महसूस किया होगा जो रिपोर्ट में दिख रहा है, आर वी हियरिंग? यस सर। इंजन 1 इंजन 2 दोनों को उन्होंने फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश की है। जी, 1 मिनट मैं कंप्लीट कर देता हूं। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने उसका एक्शन इनिशिएट किया, और बोइंग विमान में एक मेमोरी आइटम होता है कि जब दोनों इंजन फेल करें तो मेमोरी आइटम होता है, उसमें कोई कागज नहीं देखते। औसतन विमान के भीतर जब भी कोई प्रक्रिया पूरी होती है तो हम लोग कागज से पढ़ के ही करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मेमोरी आइटम वो होता है जब SOS हो और हमको इसको बिल्कुल, हमारे पास समय का अभाव है और उसको याददाश्त से करना है। उन्होंने स्विच को और इंजन को रीस्टार्ट करने का तरीका यही है कि एक बार आप उसको ऑफ करते हैं स्विच को और फिर उसके बाद उसको ऑन करते हैं, क्योंकि जब विमान क्रैश के बाद पाया गया तो दोनों स्विचेस ऑन थे। जैसे ही स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो फिर फेडेक को, जो कंप्यूटर है, उसको एक संवाद मिलता है और वो फिर इंजन चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है, जो इसमें भी देखा गया है कि इंजन चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और वैसी स्थिति में लेकिन आसमान में गति नहीं था, विमान में ऊंचाई नहीं थी, सामने ऑब्स्ट्रक्शन था, तो शायद समय पर्याप्त नहीं था कि उस कार्य को पूरा किया जा सके, और ये विमान दुर्घटना का कारण ऐसा बताया गया है। अब प्रारंभिक तौर पर विमान के टेक ऑफ करते समय कैसे वो इंजन दोनों फेल किया, जो लगभग असंभव है, ये एक आगे का जांच का विषय है जो शायद विश्लेषक ही बता पाएंगे। अच्छा सर, मेरे एक और प्रश्न का आप बताइए ज़रा, क्योंकि आई एम नॉट द एक्सपर्ट, एक कॉमनर के तौर पर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, एक ऐसा स्विच जो मैन्युअली ही हैंडल हो सकता है और ऐसा भी नहीं कि एक झटके में हो जाए, उसे करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स का तो समय चाहिए।
वो अचानक से कैसे आप लोग दो विषय को, जो भी विश्लेषक हैं जी, आप लोग दो विषय को, इस बात को मैं निरंतर एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो शायद बहुत सारे लोग जो समझा रहे हैं वो शायद, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्विच है इसे मैनुअली स्टार्ट करने के बाद आगे उठा के करते हैं तो फ्यूल कंट्रोल स्विच से इंजन स्टार्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। ये अपने आप अपने जगह पर नहीं वापस लौट सकता है, ये मैकेनिज्म नहीं है। और जब कप्तान किसी कारणवश इंजन फेल करे तो ये प्रक्रिया वो शारीरिक रूप से उसको करता है, क्योंकि वो प्रावधान किया गया है कि जब इंजन अगर आसमान में उड़ते हुए बंद हो जाए तो इसको एक बार ऑफ करके ऑन कीजिएगा तो फिर से कमांड मिल जाता है विमान को और वो इंजन फिर स्टार्ट करने लगता है। तो बार बार सभी लोग इस बात पर आके अटक गए हैं कि स्विच ऑफ हो गया, ऑन हो गया। साहब, वो प्रक्रिया का अंग है और अपने आप स्विच पीछे बंद नहीं होता है। तो इसलिए मैं फिर से एक छोटा सा गैप, जो अब हर कोई ये डिस्कस कर रहा है कि स्विच ऑन ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, साहब वो प्रक्रिया है। और विमान, छोटा सा स्विच उतने बड़े विमान को चालू करता है, उसमें कोई ताकत नहीं होता है, कोई लिवर नहीं खींचते। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई, इसलिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि कॉकपिट के अंदर जो दो पायलट्स के बीच की कॉन्वर्सेशन है सर, वो दो पायलट की कॉन्वर्सेशन जो अभी तक इसी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में आई है, वो ये कह रहे हैं कि क्या आपने, एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि क्या तुमने कट ऑफ किया, तो दूसरा पायलट कह रहा है कि मैंने कट ऑफ नहीं किया। तो जब ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो नहीं सकता तो फिर तो बस ये स्पष्ट है। तो एक कप्तान पूछते हैं दूसरे कप्तान से, हाँ अरे फिर तो सुनिए ना आप, मुझे मेरा पावर जा रहा है, तो मेरे पावर जाने की पहली संभावना कि गलती से तुमने बंद तो नहीं कर दिया। तो उसने कहा नहीं बंद किया, और कप्तान ने तब आंख से भी देख लिया होगा कि स्विच ऑन पोजीशन में है। तो जब अगर उसके बाद उसने बंद नहीं किया, उसने कंफर्म कर दिया कि ऐसे हमसे नहीं हुआ है, वैसे परिस्थिति में उसका जो एक्शन है उसको इंजन रीस्टार्ट करने की वो प्रक्रिया अपनाई गई है, तो वो तो सामान्य रूप से कप्तान को करना ही था। और उतने कम समय में उस कप्तान ने इस चीज को पकड़ करके कर दिया, वो अद्भुत है। उस वातावरण में 30 सेकंड के भीतर इसने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और इतना बड़ा एक्शन कर लिया, ये अनुभव का प्रतीक है। तो अब जो विषय आप सब लोग कहीं ना कहीं मुझे संकट पैदा करने वाले हैं, ये सवाल बार बार मैं जो समझाने का नहीं सर, कोई संकट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आपने ये कहा कि पायलट ने अपनी सूझबूझ का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और यही पायलट को करना भी था, बट विदेशी मीडिया इसको जिस तरह से रिपोर्ट कर रही है वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रही है। वो ये कह रही है विदेशी मीडिया, और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो ये कह रहे हैं, मैं इस पर नहीं टिप्पणी करूंगा। जो लोग पूछे एविएशन के बिजनेस को समझते होंगे वो जानते हैं कि इसका अगर ये तथ्य प्रमाणित हो गया, जो AIBB के रिपोर्ट से कहीं ना कहीं इंगित हो रहा है, तो उसका परिणाम पूरी दुनिया में क्या होगा, शायद ये एक चुनौती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये अच्छा सर, मैं तो इनफैक्ट इस रिपोर्ट पर फिर आपकी सवालों का इससे अधिक उत्तर ना ले, मैं सीमित इस रिपोर्ट पे। अच्छा सर, आपकी अपनी समझ क्या कहती है करके आपको बता जी, इस रिपोर्ट पर सर आपकी अपनी समझ मेरी क्या समझ कुछ नहीं है, मैं बहुत समझदार नहीं हूं। जो AIBB का कोई इसमें अतिरिक्त विश्लेषण नहीं करूंगा। जो AIBB का रिपोर्ट है, सिर्फ उस विश्लेषण को मैं आपके बीच में आपके समझने के लिए रख रहा हूं। इससे अधिक मेरी समझ क्या कह रही है इस विषय पर, तकनीकी विषय पर मैं नहीं रखूंगा। हो सकता है कि बहुत लोग अपनी समझ रख रहे हैं जो अनुचित है। अभी तक तो हम लोगों को अपना विश्लेषण इस तकनीकी प्रतिवेदन पर ही सीमित करना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। जी अच्छा राजीव जी, आप बस एक सवाल के लिए और समय दीजिएगा। चलिए, ज्यादा जवाब देने की इच्छा थी नहीं उनकी। नहीं, वो सर्विंग पायलट है ना, तो वो ज्यादा बोल भी नहीं सकते कई इश्यूज के ऊपर। लेकिन जो भी हमने डिस्कशन किया था, उन्होंने एक्चुअली वही चीज को एक्सप्लेन किया है एक पायलट की टर्म्स की तरफ से। तो हमारी जो डिस्कशन थी, जो दो तीन बातें जो उनकी भी बात से समझ में आई कि पायलट को जो करना चाहिए था पायलट ने एग्जैक्टली वही किया, ये उन्होंने कहा।